चैनल सृष्टिस एसएसटी क्लासेस। आज से हम लोग हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो है नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर में हम लोगों को वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ना है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा, देन आफ्टर बुक रीड कीजिएगा, नोट्स पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, हर टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे नेशनलिज्म इन इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या काम? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया तो नहीं पार्टिसिपेट किया था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नेशनल इस चैप्टर में बस इतना ही काम है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियंस के अंदर नेशनलिज्म के फीलिंग्स को और डेवलप की थी। क्लियर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। ब्रिटिशर्स एंड यानी कि ब्रिटेन, जर्मनी, रशिया, इन सब के बीच में हो रहा था। तो वर्ल्ड वॉर 1 इसके वजह से क्या हुआ था? कुछ न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस क्रिएट हुई थी। क्लियर? यानी कि बहुत सारी आर्थिक चेंजेस आए थे, बहुत सारे राजनीतिक चेंजेस आए थे, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे न्यू पॉलिसीज भी क्रिएट हुई थी। क्लियर? तो अब वर्ल्ड वॉर 1 यानी कि ब्रिटिशर्स की कॉलोनी, ब्रिटेन की कॉलोनी थी इंडिया। उस वक्त कॉलोनियलिज्म का प्रोसेस चल रहा था। क्लियर? तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन जो है इंडिया का जबरदस्ती जो उसमें इंक्लूड करवाया। तो और इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडियन के बीच में और वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए ब्रिटिशर्स से, और कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स है वो इंडियंस के अंदर इसी वजह से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा डेवलप हुई। ठीक है? तो वर्ल्ड वॉर 1 अब ब्रिटिशर्स जो है वो केवल पैसे से तो नहीं लड़ सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पैसे ले लिए और फिर बोल दिए कि जाओ लड़ो। पैसे तो लड़ नहीं सकते, उनको लड़ने के लिए क्या चाहिए? कुछ आर्म्स चाहिए, वेपन्स चाहिए, सोल्जर्स चाहिए, सारी चीज चाहिए। तो वो लोग क्या किए कि देखे कि इंडिया हमारी कॉलोनी है तो हम लोग यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। तो वो लोग इंडिया में आए और उसके बाद वहाँ पे टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया। वहाँ के डिफेंस एक्सपेंडिचर हमारी जो है वो इंक्रीज हुई। उसके बाद डिफेंस एक्सपेंडिचर यानी कि जो भी आर्म्स, जो भी वेपन्स हम लोग लिए, वो ब्रिटिशर्स लिए, वो सारे इंक्रीज हुए। और फिर उसको फाइनेंस कैसे कर दिया गया? तो उसको फाइनेंस वॉर लोन्स की वजह से किया गया, वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। वो लोग क्या किए? ब्रिटिशर्स इंडिया में टैक्सेस को इंक्रीज कर दिए। अब इसके वजह से भी इंडियंस के बीच में इंडियंस जो है वो एंगर हुए कि ये क्या बात हुई, लड़ाई तो करनी है ब्रिटेन को और हमारे टैक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को कुछ डिफेंस एक्सपेंडिचर चाहिए, उन लोगों को पैसे चाहिए आर्म्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, यानी कि हथियार बनाने के लिए उन लोगों को ज्यादा पैसे चाहिए। तो वो लोग पैसे कहाँ से लेती थी? इंडिया से। कैसे? इंडिया में टैक्सेस को और ज्यादा हाई रेट पे इंक्रीज करके। क्लियर? उसके बाद एसेंशियल कमोडिटीज की जो प्राइसेस थी वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी 1913 से 1918 के बीच में। वर्ल्ड वॉर 1 भी तो इनके बीच में हुआ था, 1914 टू 1918 के बीच में। तो वो लोग क्या किए? ब्रिटिशर्स क्या किए कि 1930 से 1918 के बीच में एसेंशियल कमोडिटी की जो प्राइसेस है उसे और ज्यादा इंक्रीज कर दिए, उसे और ज्यादा बढ़ा दिए। क्लियर? तो उसके वजह से क्या हुआ कि कॉमन पीपल को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हार्डशिप, एक्सट्रीम हार्डशिप, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब इसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस को बढ़ा दिए। इसेंशियल कमोडिटीज क्या? जैसे कि मान लिया कि ये एक मार्कर है, ये आज मैंने खरीद के लाया 20 रुपीज में। क्लियर? 20 रुपीज में खरीद के लाया, मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकती, मैं इसे अफोर्ड कर सकती हूँ, तो मैंने इसे खरीद लिया। इससे फिर मैंने लिखा है, आप लोगों को पढ़ाया है। अब क्या किए कि टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, प्राइसेस इंक्रीज कर दिए एसेंशियल कमोडिटीज को। तो उसकी वजह से क्या होगा? यही मार्कर मान लिया कि 50 रुपीज में बिकने लगा, तो मैं 50 रुपीज के मार्कर्स को अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। तो क्या हुआ? ये तो मेरी जरूरत की सामान थी बट मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। इसके वजह से मेरी आर्थिक स्थिति भी खराब होगी, मेरे हेल्थ में अगर कुछ
कुछ मान लिया कि फूड ग्रेन्स की बात है तो हेल्थ में भी खराब होगी, क्योंकि अगर उसके भी प्राइसेस बढ़ा दिए तो क्या होगा, हम लोग अगर कोई इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता है उस फूड ग्रेन को तो वो लोग तो भूखे मर जाएगा। तो इस तरह से क्या किया ब्रिटिशर्स ने, टैक्सेस इंक्रीज कर दिया, एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया ताकि उन लोगों को पैसा मिले और फिर उस पैसे से वो लोग अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर यानी कि वो वेपन्स हो गए, आर्म्स हो गए, हथियारों को वॉर के लिए, वर्ल्ड वॉर 1 के वॉर के लिए बना सके। क्लियर। उसके बाद सप्लाई ऑफ सोल्जर्स, उस वक्त फोर्स्ड रिक्रूटमेंट की पॉलिसी लाई गई। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, फोर्स्ड आप लोगों को वर्ड सही समझ में आ रहा है, यानी कि जबरदस्ती ब्रिटिशर्स को। ठीक है, अब चलिए उन लोगों के पास वेपन्स भी आ गए, आर्म्स भी आ गए। अब क्या वो लोग केवल हथियार से लड़ लेंगे? ऐसा तो नहीं है कि हथियार को मैदान में खड़े कर देंगे और बोल देंगे जाओ लड़ो, ऐसा तो नहीं होगा। उस हथियार को यूज करने के लिए सोल्जर्स भी तो चाहिए उन लोगों को। अब उन्होंने देखा कि इंडिया तो हमारी कॉलोनी है और इंडिया का जो पॉपुलेशन वो इतना ज्यादा है, वहां से हम लोग इजीली सोल्जर्स को ला सकते हैं। तो वो लोग इंडिया से सोल्जर्स को ले गए ब्रिटेन में बाय द पॉलिसी ऑफ फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, यानी कि जो इंसान नहीं चाहता था उसे भी ले गए, यानी कि जबरदस्ती सोल्जर बना के उसे यूरोप ले गए वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ने के लिए। क्लियर। तो जो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट की जो पॉलिसी आई, इसके वजह से इंडियंस के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग और ज्यादा स्ट्रांग हुई और ज्यादा डेवलप हुई, क्योंकि बहुत लोग बहुत ज्यादा गुस्से हो गए थे कि ये कोई मतलब नहीं हुई कि आप लोगों को ब्रिटेन में लड़ना है और सिर्फ सोल्जर्स ले जाने से तो नहीं होगा। जो भी सोल्जर्स वॉर में खड़े होते हैं उनके अंदर कुछ फीलिंग्स होती है लड़ने के लिए। अब वो लोग इंडियंस को ले गए, इंडियंस का कोई लेना देना नहीं था वर्ल्ड वॉर 1 से, वो लोग जाके लड़ेंगे ही। उनको इस बात का डर नहीं था, इंडियंस को इस बात का डर नहीं था कि वो लोग वॉर में जा रहे हैं लड़ने के लिए, मरेंगे या फिर जिंदा रहेंगे, इस बात का डर नहीं था। वो लोग क्या सोचते थे कि ठीक है हम लोग जाके लड़ेंगे, पर क्या अच्छे से वॉर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि फीलिंग्स तो हमारे अंदर नहीं है लड़ने की। हम लोग तो खुद ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हैं, तो फिर जो भी उसके साथ लड़ाई कर रहा है, यानी कि यूरोप, जर्मनी, रशिया, जिसके भी बीच में वॉर हो रही थी, हम लोग का उसमें कोई भी सहयोग नहीं है, हम लोग का कोई भी फीलिंग नहीं है उस लड़ाई में। आज के डेट में जो भी सोल्जर्स बॉर्डर पे खड़े रहते हैं उनके अंदर एक फीलिंग रहती है, एक जुनून रहता है देश के लिए लड़ने के लिए, देश को जिताने के लिए, यानी कि उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं रहती है दूसरे देशों से, लेकिन वो लोग अपने देश को सपोर्ट करते हैं, अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए। उनके अंदर जो फीलिंग है नेशनलिज्म की, उनके अंदर जो फीलिंग है अपने देश को सुरक्षित रखने की, उनकी उस फीलिंग की वजह से हमारे सोल्जर्स जो है वो बॉर्डर पे लड़ाई करते हैं। पर उस वक्त क्या था, इंडियंस जो है वो ब्रिटिशर्स के तो खुद अगेंस्ट थे, तो क्या उनके अंदर वो फीलिंग आएगी जिसके वजह से वो वर्ल्ड वॉर 1 में लड़े और ब्रिटिशर्स को जिताएं? वो फीलिंग तो नहीं आएगी। तो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट की वजह से ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया से सोल्जर्स तो ले गए, पर सोल्जर्स के अंदर वो फीलिंग नहीं थी कि वो अच्छे से लड़ पाए, और इसके वजह से क्या हुआ था, जो वो लोग जबरदस्ती ले गए उसकी वजह से क्या हुआ कि इंडियंस और एंग्री हो गए और उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग अच्छे से डेवलप हुई और बहुत ज्यादा मजबूत हो गई। क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, क्रॉप फेलियर। चलिए इतने सारे कहानी तो हो ही रहे थे, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट हो रहा था, टैक्सेस इंक्रीज हो रहा था, एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे, और साथ ही साथ नेचर भी हमारे साथ नहीं थी, यानी कि क्रॉप फेलियर हो गया। क्रॉप फेलियर यानी कि या तो सूखा पड़ गया या तो बहुत ज्यादा बारिश हो गई, यानी कि नेचर भी हम लोगों के साथ नहीं थी उस वक्त। क्रॉप फेलियर हुआ तो क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ फूड होगा। एक तो ऐसे ही क्रॉप फेलियर की वजह से उस वक्त शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ, उसके बावजूद जो भी फूड बचा था हमारे इंडिया में उसे क्या किए ब्रिटिशर्स यूरोप ले गए, क्योंकि वहां पे वॉर चल रही थी और उन लोगों को भी चाहिए था, वो लोगों को भी फूड ग्रेन्स चाहिए, तो शॉर्टेज ऑफ फूड भी था और उसके वजह से जो भी बचे खुचे खाना, जो भी बचे खुचे फूड ग्रेन्स थे उसे ब्रिटिशर्स क्या किए, यूरोप ले गए। और साथ ही साथ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक एंड फेमाइन्स, यानी कि जब कोई भी
मुसीबत आता है तो हर तरफ से आ जाता है। क्लियर? तो एक तो ब्रिटिशर्स अलग से मुसीबत बने हुए थे, क्रॉप फेलियर हो गया, फिर महामारी छा गई, यानी कि एपिडेमिक और फेमाइन्स महामारी छा गई। इन सब की वजह से क्या हुआ, 12 to 13 मिलियन पीपल जो हम लोगों के इंडिया के थे वो मर गए। तो ये जो ऑल ओवर मैंने बताया अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो इससे बस यही साबित होता है कि आखिर नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो इंडियंस के अंदर स्टार्ट कैसे हुई, यानी कि डेवलप हुई और स्ट्रॉन्ग और मजबूत कैसे हुई ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो भी ब्रिटिशर्स ने उन लोगों के साथ किया उसकी वजह से, फिर उसका क्रॉप फेल्यूर हुआ, ये तो नेचर की देन है, बट ब्रिटिशर्स उसमें भी इंडियंस को नहीं छोड़े। शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ, प्लस ब्रिटिशर्स क्या किए, जो भी बचे कुछ फूड ग्रेन्स थे उसे भी यूरोप ले गए। उसके बाद महामारी छा गई। इन सब की वजह से क्या हुआ, 12 to 13 मिलियन पीपल मर गए। अब इन सब के लिए कोई तो चाहिए जो नेशनलिज्म की फीलिंग इंडियंस डेवलप तो कर लिए, बट उसे आगे कैसे बढ़ाए, ब्रिटिशर्स से लड़े कैसे, इन सब के बारे में तो कोई सोचने के लिए होना चाहिए। उसके बाद एक न्यू लीडर अपना एक न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल लेके आए। वो न्यू लीडर कौन थे, वो न्यू लीडर थे महात्मा गांधी, और उनका मोड ऑफ स्ट्रगल था सत्याग्रह, जिसके बारे में अभी हम लोग जस्ट पढ़ने वाले हैं। क्लियर ना? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह किस बेसिस पे लाया गया, किसके द्वारा लाया गया, तो मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया था, एक न्यू लीडर अपने एक न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल के साथ इमर्ज हुए। उस टाइम पीरियड में वो थे महात्मा गांधी, और उनकी मोड ऑफ स्ट्रगल थी सत्याग्रह। तो चलिए पढ़ते हैं कि हम लोग सत्याग्रह क्या होता है। सबसे पहले कि महात्मा गांधी वापस इंडिया आए 1915 में। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए हुए थे अपनी लॉयर की प्रैक्टिस करने के लिए। 1950 में वो वापस से इंडिया आए, और इंडिया आने के पहले उन्होंने जो उनका मोड ऑफ स्ट्रगल था, जो उनकी आइडिया थी, यानी कि सत्याग्रह, उसका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो साउथ अफ्रीका में ही हुआ था अगेंस्ट रेसिस्ट रिगाइम्स, यानी कि जो कलर के बेसिस पे साउथ अफ्रीका में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, वहां पे महात्मा गांधी ने अपने आइडिया को, अपने स्ट्रगल, अपने मोड ऑफ स्ट्रगल यानी कि सत्याग्रह से पहली बार वहां पे जीत के आए थे। क्लियर? उसके बाद 1950 में जब महात्मा गांधी इंडिया आए, उसके बाद उन्होंने ऐसे नहीं कि आते के साथ काम शुरू कर दिया, एक साल तक उन्होंने वेट किया। ऐसे नहीं कि एक साल तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया, एक साल तक वो हर जगह गए, हर जगह की सिचुएशंस को समझे, उसके बारे में जाने, और 1960 से सत्याग्रह का जो मोड था वो इंडिया में भी शुरू कर दिया उन्होंने। चलिए पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह यानी कि सत्य प्लस आग्रह। सत्य इट मींस सत्य, ट्रुथ, और आग्रह इट मींस टू होल्ड फर्म, यानी कि किसी भी चीज को पकड़ के रखना, किसी भी चीज को बनाए रखना, सच को ढूंढना, सच की तरफ जाना। क्लियर? तो सत्याग्रह से महात्मा गांधी जी का ये कहना था कि आप सत्य के साथ रहिए तो आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। आप सत्य यानी कि आप ट्रुथ को सपोर्ट कीजिए, ट्रुथ को पकड़ के रखिए, कहीं इधर उधर नहीं जाएगी। क्लियर? अब सत्याग्रह की फिलॉसफी क्या थी? हर चीज की अपनी एक फिलॉसफी होती है, तो सत्याग्रह की फिलॉसफी क्या थी? ये सारे पॉइंट्स, ये सारे टॉपिक्स, सब कुछ मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है। आप लोग बस इसे सुनिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। फिर इस चैप्टर के नोट्स मैंने आपको वीडियो पार्ट 3 के साथ दे दूंगी मैं। क्लियर? तो सत्याग्रह की फिलॉसफी क्या थी? इफ द कॉज इज ट्रू, अच्छे से तोड़ तोड़ के समझिए। क्लियर? इफ द कॉज इज ट्रू यानी कि अगर आप सत्य के साथ खड़े हैं, स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, और अन्याय के विरुद्ध है। क्लियर? इफ द कॉज इज ट्रू, स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर आप सत्य के साथ खड़े हैं और अन्याय के विरुद्ध हैं, then physical force is not required to fight against oppressor. ऑप्रेसर यानी कि जो गुनाह कर रहा है, जो बदमाशी कर रहा है, जिसके अगेंस्ट हम लोग खड़े हैं। यानी कि महात्मा गांधी का ये कहना था कि अगर आप सत्य के साथ खड़े हो और अन्याय के विरुद्ध हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, और
यानी कि जो भी ऑपरेसर है आपका, ऐसा नहीं है कि उसके साथ लड़ाई करके ही उस प्रॉब्लम का हल निकाला जाए, नहीं, आपको फिजिकल फोर्स नहीं लगाने की जरूरत है। उससे भी ज्यादा क्या काम आएगा आपके, देखिए, ऑपरेशन should be persuaded to see the truth instead of being forced to accept the truth via violence. Clear? इसमें महात्मा गांधी ये कहना चाहते थे कि अगर आप सच्चाई के साथ हैं तो आपको फिजिकल फोर्स ऑपरेशन के अगेंस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ, यानी कि उसके बजाय आप ऑपरेशन को कुछ भी ऐसा वैसा कीजिए, कुछ उसको बोलिए या फिर कुछ ऐसा कीजिए जिससे उसको खुद रियलाइज हो कि नहीं हम गलत कर रहे हैं, और उसके बाद वो समझ जाए कि नहीं हम जो किए वो गलत था, ये लोग जो बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं वो सच है। तो जरूरी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उस वक्त के लिए था, या आज के लिए भी है कि जरूरी नहीं कि अगर कोई इंसान गलत कर रहा है तो लड़ाई झगड़ा मारा पीटी करके ही उसको सबक सिखाएं। नहीं, आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसको, उस ऑपरेसर को अंदर से फील हो, अंदर से रियलाइज हो कि नहीं, अंदर से उसको अपनी गलती का पछतावा हो कि नहीं हम गलत थे और ये लोग मुझे सुधारने की कोशिश कर रहे थे। जब इंसान को अंदर से किसी भी चीज की फीलिंग्स आएगी, जब अंदर से उसको अपनी गलती का एहसास होगा, तो वो इंसान खुद पर खुद सच्चाई के रास्ते पे चला आएगा। तो ये तो थी सत्याग्रह की फिलॉसफी जो कि महात्मा गांधी द्वारा बोली गई थी, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी, बोली गई थी, यानी कि महात्मा गांधी की अपनी फिलॉसफी होगी जो सत्याग्रह के थ्रू वो लोगों को समझाना चाहते थे। क्लियर ना? अब सत्याग्रह एक्सपेरिमेंट, यानी कि अब हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि व्हाट इज सत्याग्रह, उसकी फिलॉसफी क्या थी। अब एक्सपेरिमेंट, एक साल तक यानी कि 1950 जनवरी में महात्मा गांधी वापस इंडिया आए। उसके बाद एक साल तक उन्होंने इंडिया के हाल जाने, यानी कि क्या चल रहा है इंडिया में, क्या सिचुएशंस है इंडिया में। उसके बाद 1960 से वो अपने सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट जगह जगह पर स्टार्ट किए। सबसे पहले 1960 में वो अपना एक्सपेरिमेंट यानी कि वो स्टार्ट किए थे चंपारण, जो कि बिहार में है। ये जो स्ट्रगल यानी कि इस वक्त महात्मा गांधी जो है वो इंडिगो प्लांटर्स के सपोर्ट में थे और अगेंस्ट थे ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के। क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या है, और हाँ याद रखिएगा चंपारण इन बिहार, ये सारे जो भी टर्म्स है, चंपारण, खेदा, अहमदाबाद, ये सारे इंडिया की मैप में भी लोकेट करने आते हैं। क्लियर? तो इस बात का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चंपारण इन बिहार 1916 में सबसे पहले महात्मा गांधी अपना सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट चंपारण से शुरू किए, जो कि बिहार में था। तो चंपारण में वो इंडिगो प्लांटर्स यानी कि इंडिगो जो नील की खेती होती थी उनके सपोर्ट में थे। उस वक्त क्या हुआ था कि नील की खेती होती थी, बट ऐसे ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप हुई हमारी धीरे धीरे, जिसकी वजह से आज के डेट में भी जो नील बनता है, जो इंडिगो बनता है, वो एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से बाय हैंडमेड नहीं बनता, बाय मशीन्स द्वारा बनाया जाता है। यानी कि वो जो आर्टिफिशियल इंडिगो रहता है, आर्टिफिशियल नील हम लोग यूज करते हैं, आर्टिफिशियल नील मिलता है मार्केट में। तो उस वक्त क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो है पहले तो इंडिगो का जो प्लांटेशन है वो इंडिया में करवाने लगे बाय इंडियन फार्मर्स। क्लियर? तो जब इंडिगो जो है वो आर्टिफिशियल मिलने लगा, आर्टिफिशियल बनने लगा, तो उसके बाद इंडिगो का जो भी सप्लाई है इंडिया से लेके यूरोप तक, उस सप्लाई को ब्रिटिशर्स बंद करवा दिए और बोले कि आज के बाद इंडिगो प्लांटेशन इंडिया में नहीं होगा, और इंडिगो प्लांटेशन जिस भी जमीन पे होगा, जिस भी लैंड पे होगा, उसके बाद वो लैंड बंजर भूमि बन के रह जाती है, यानी कि उसके बाद और कोई अदर क्रॉप हम लोग उस पर कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा इशू क्या आया कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिगो की सप्लाई इंडिया से यूरोप तक बंद करवा दी, उसकी वजह से ठीक है फार्मर्स मान तो गए कि ठीक है चलिए हम लोग नहीं करेंगे, पर फार्मर्स और क्या करते, अपने पैसे कमाने के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स को अच्छे से रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए लोगों को पैसा चाहिए, खाना चाहिए। तो जब वो लोग कुछ कमाएंगे नहीं, यानी कि जब वो लोग कुछ करेंगे ही नहीं तो कमाएंगे कैसे? इंडिगो का प्लांटेशन तो बंद हो गया इंडिया में। और मैंने
मैंने जस्ट बोला कि इंडिगो के प्लांटेशन के बाद वो जो लैंड, वो जो जमीन है वो बंजर भूमि बन जाती है, यानी कि वहाँ पे कोई अदर क्रॉप कल्टीवेट हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो उसके वजह से क्या होगा, जितने एरिया में, जितने दूर के एरिया में इंडिगो का प्लांटेशन होता था वो तो एक बंजर भूमि बन गई, और ना वहाँ पे फार्मर्स कुछ और कल्टीवेट कर सकते थे, और इसी वजह से यानी कि फार्मर्स कोई काम नहीं करते थे, जो फार्मर्स इंडिगो के प्लांटेशन में काम करते थे, तो उनको पैसे भी नहीं मिलते थे। तो यहाँ पे गांधी जी आके इंडिगो प्लांटर्स के सपोर्ट में खड़े थे और प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट में खड़े थे। क्लियर? यानी कि वो लोग बोले नहीं, महात्मा गांधी बोले कि नहीं ये तो गलत है, अगर आप इंडिगो का सप्लाई बंद करवा रहे हैं तो बेचारा वो फार्मर्स लोग क्या करेगा, वो लोग कहाँ से खाएगा, क्योंकि वो लैंड तो एक बंजर भूमि बन गई। तो ये तो इनका पहला एक्सपेरिमेंट था जो कि बिहार चंपारण में हुआ था। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था, और हाँ एक और बात, ये एक्सपेरिमेंट एक और बात से बहुत ज्यादा फेमस है। चंपारण में गांधी जी की पहली बार दोस्ती हुई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है ये आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिएगा। क्लियर? और ये कौन है आप सबको जानना जरूरी है, जानना भी चाहिए। तो ये इंसिडेंट्स एक और वजह से फेमस है कि यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ महात्मा गांधी की दोस्ती हुई थी। चलिए दूसरा एक्सपेरिमेंट, दूसरा इंसिडेंस गुजरात में हुआ था, खेदा डिस्ट्रिक्ट में 1917 में। यहाँ पे क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जो है वो पीजेंट्स, वैसे पीजेंट्स के सपोर्ट में थे जो कि क्रॉप फेल्यूर और एपिडेमिक इन सब की वजह से मतलब मारे जा रहे थे, यानी कि वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे, उसके सपोर्ट में थे। यानी कि उनको जो भी, और उनका रेवेन्यू रिलैक्सेशन भी महात्मा गांधी जी वो पीजेंट्स के लिए खेदा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात में करवाए थे। रेवेन्यू रिलैक्सेशन यानी कि जितने पीजेंट्स को पैसे चाहिए, जितना रेवेन्यू उन लोगों को चाहिए अपने डेली लाइफ के लिए, उतना उन लोगों को नहीं मिल रहा था। ब्रिटिशर्स बहुत कम रेवेन्यू उन लोगों को दे रहे थे। तो महात्मा गांधी ये जितना प्रॉमिस की, यानी कि वो प्रॉमिस नहीं है कि हम आपका रेवेन्यू बढ़ा देंगे। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि वो जितना प्रॉमिस किया उतना का उतना पूरा मिल ही गया, हाँ, लेकिन जितना पीजेंट्स को मिलता था उससे कुछ ज्यादा मिला। तो एक स्टेज तो इंसान आगे बढ़ा, एक स्टेज तो महात्मा गांधी अपने एक्सपेरिमेंट अपने बलबूते पे आगे ले गए पीजेंट्स को। ठीक है, उन लोगों को पूरा रेवेन्यू नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, बट जितना मिल रहा था उससे ज्यादा मिला। क्लियर? और खेदा डिस्ट्रिक्ट में महात्मा गांधी की दोस्ती हुई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल से। क्लियर? चलिए अब अहमदाबाद गुजरात 1918 में ये इंसिडेंस टुक प्लेस हुआ था, और यहाँ पे क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जो वो कॉटन मिल वर्कर्स के सपोर्ट में थे और कॉटन मिल ओनर्स के अगेंस्ट थे। कॉटन मिल ओनर्स इंडियंस थे। मैंने यहाँ पे स्पेशली ब्रैकेट में इंडियंस क्यों लिखा है, आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक तो मैंने नहीं लिखा। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, इनफैक्ट जब मैं पढ़ती थी तो मैं भी यही सोचती थी कि महात्मा गांधी जो है या फिर कोई भी लीडर वो केवल ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। नहीं, महात्मा गांधी केवल ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में नहीं थे, वो उस इंसान के अगेंस्ट में थे जो गलत काम कर रहे थे, जो सच्चाई के रास्ते पे नहीं चल रहे थे। इन दोनों में तो वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काम कर रहे थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो कॉटन मिल ओनर्स के अगेंस्ट थे, और कॉटन मिल ओनर्स कोई ब्रिटिशर्स नहीं थे, वो लोग इंडियंस थे। यानी कि महात्मा गांधी ऐसे इंसान के विरुद्ध खड़े होते थे जो कि गलत रास्ते पे थे, सच्चाई के रास्ते पे नहीं थे। ऐसा मत समझ लेना आप लोग कि वो केवल और केवल ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। गॉट इट? तो चलिए यहाँ पे कॉटन मिल वर्कर्स यानी कि उन लोगों को जितना रेवेन्यू, उन लोगों को जितना काम था उसके हिसाब से उन लोगों को रेवेन्यू नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे तो ओनर्स की गलती है। तो वो लोग तो महात्मा गांधी के साथ कॉटन मिल वर्कर्स मिलके कॉटन मिल ओनर्स जितने भी थे उनको समझाया गया, उनको अपनी गलती का एहसास दिलाया गया, जिसकी वजह से महात्मा गांधी यहाँ पे भी अपने बात पे खड़े उतरे। तो ये तो था आज का टॉपिक। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किस तरह से इंडियंस के माइंड में नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करता है। अबाउट सत्याग्रह, महात्मा गांधी 1950 में आए, व्हाट इज सत्याग्रह, उसके फिलॉसफी
थे और इन तीनों एक्सपेरिमेंट में उनकी जीत हुई थी। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।